नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज से शुरुआत हम करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल, जो कि आस्था यस का है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है बहुत अच्छे से समराइज़ किया हुआ है बिहार स्पेशल को, जो कि 85 पेज में है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे मतलब प्रेजेंट किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका वीडियो। तो थोड़ा जूम कर ले इसमें, तो इसमें देख लेते हैं। बिहार फर्स्ट में दिया हुआ है बिहार का इतिहास एक नज़र में। हम इससे पहले क्विक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें है बिहार का प्राचीन नाम विहार था, जिसका मतलब मठ होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी है, ये आपको पता होगा। राज्य के पशु बैल है। ये संभव में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में हम चलते हैं इसको लेके। पक्षी गौरैया है। बिहार दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार का राज्य फूल जो है गेंदा है। और बिहार राज्य वृक्ष जो है पीपल है। और राज्यपाल अभी वर्तमान के जो है फागू चौहान है। आज़ादी के बाद प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। आज़ादी के बाद पूछ रहा है, आज़ादी से पहले दूसरा कोई हो सकता है। इसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का प्राचीन भूमि पटना शहर की स्थापना की थी। बिहार में 38 जिले हैं कुल और क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या कितना है, 10 करोड़, ठीक है, 40 लाख इतना है टोटल, देख लीजिए आप। और जिसमें पुरुष की जनसंख्या इतनी है और महिला की इतनी, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा इंडिया में है। इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, वो है 1106 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद साक्षरता दर देख लेते हैं, 61.8% और जिसमें पुरुष की जो है 71.20 और 51.5 महिला की है, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 918 और शिशु वाला जो है 935 है। आप सभी को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पटना के गुरु गोविंद सिंह सिख के आखिरी गुरु, ठीक है, 10वें गुरु थे, जिसका जन्म स्थान होने के कारण यह सिख के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्मदिन मतलब मनाई गई थी, ठीक है, पिछले समय। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार के सोनपुर पशु मेला, ठीक है, हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। ये पूछा गया एक बार कि हरिहर क्षेत्र का मेला किसे कहा जाता है, तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब अभी शायद लगा होगा क्योंकि दिसंबर में लगती है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा का आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इसी मेले से खरीदे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कुल मिलाकर 38 जिले हैं। जनसंख्या को मानक माने तो पटना सबसे बड़ा जिला है और शेखपुरा सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से माने तो, ठीक है। और क्षेत्रफल के में सबसे छोटा शिवहर है। ये आपको ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि शिवहर जो है सबसे नया जिला भी है और सबसे छोटा जिला भी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लोक नृत्य है नारदी, कीर्तनिया नाच, ठीक है, होली के उपलक्ष्य में, और हजरी सावन में, देवहर देवी देवताओं के लिए, डोमकच्छ शाही ब्याह, धनकटनी फसल काटने के उपलक्ष्य में ये धनकटनी उत्सव लोक नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलें क्या है, धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, मेस्ता, ये सब है। जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, जनजातियाँ। और यहाँ इसका क्षेत्र भी आप नोट कर लीजिएगा, मतलब आगे आएगा ये इसका क्षेत्र विस्तार से, तो वहाँ पे देखेंगे हम। तो खोंड है, बुथड़ी है, बिरजा है, बनजिया है, किसान है, पराहिया है, बिरहोर है, सवार है, गोरेट है, पहाड़ी है, कोरबा, ये सब जो है जनजातियाँ बिहार में मुख्यतः निवास करती हैं। इसके बाद संस्थान देख लेते हैं कौन कौन से संस्थान हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पटना में अवस्थित है। इतिहास में सबसे बड़े आविष्कार, जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट बिहार के थे, इन्होंने आविष्कार किया था जीरो का। बिहार मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य में समय में यह मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 64 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सामान्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शहनाई के प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी, इसका भी संबंध बिहार से ही था और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें।
नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है 2014 में बिहार सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया था बिहार की राजधानी पटना में। ठीक है, जो 20 किलोमीटर लंबा था। सोचिए, सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा था उस समय का करंट में। नेक्स्ट है आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर भगवान बुद्ध ने बिहार की भूमि को अहिंसा भूमि का उपदेश दिया और उसी भूमि दोनों धर्म की उत्पत्ति हुई, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है गंगा नदी, मुख्य नदी है यहाँ की, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई बिहार के दोनों भाग में काटती है। और मुख्य सहायक नदियाँ कितनी हैं? सोन, गंडक, फल्गु, बहुत सारी हैं, आगे देखेंगे। और कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हर मंदिर, छोटा पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवलखा मंदिर। ठीक है, बेगूसराय में है, ये पूछा गया है एक बार। सूर्य मंदिर आदि धार्मिक स्थल बिहार में है। ठीक है, यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि है। आधिकारिक भाषा जो है हिंदी व उर्दू, सेकंड आधिकारिक भाषा उर्दू है बिहार का। और क्षेत्रफल के स्थान में तो 13वां, अभी 12वां हो गया फिलहाल, ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी अगर पूछ लिया आपको तो 12वां हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य, ये सही है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की 243 राज्यसभा, मतलब विधानसभा में जो 243 है और राज्यसभा की 16 सीट है और लोकसभा की 40 और विधान परिषद 75 है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिहार के चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरुआत वहीं से किया था। गांधी जी के द्वारा राजनीतिक गतिविधियाँ वहीं से उन्होंने शुरुआत किया था। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि बिहार में हुआ था। उससे पहले 1912 में भी बिहार में ही हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बिहार वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब गणराज्य, सबसे पहला वर्ल्ड का जो है सबसे पहला गणराज्य भी यहीं पे था, जो 8 संघों का था। ठीक है, और इसमें जो कुल 10 गणराज्य थे। ठीक है, बिहार में 8 थे इधर वैशाली वाला और 2 थे मल्ल वाले। ठीक है, आगे देखेंगे वो सब आएगा। नेक्स्ट है 26 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है, यहाँ पे शांति प्रिय यहाँ के वातावरण को माना जाता था। 26 साल पहले की बात है ये। नेक्स्ट है भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गया, विक्रमादित्य हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य महान राजा हुए थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से मानी जाती है। नेक्स्ट है पुरातन काल में सब बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी और 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, वजी जनक से हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है 80 के दशक के बाद बिहार में मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, राम भगवान की। ठीक है, उसे महापुरुष माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है विवाह पंचमी, यानी कि जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्तर पर हुए ज्योग्राफिकल एवं एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बिहार की है। मतलब एक सर्वे करवाया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था मतलब न्यूज़ में, तो सर्वे कराया गया था। सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है ज़मीन बिहार की है, पर बिहार के लोग उसे यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये भी उससे मतलब लेख में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यदि आंध्र प्रदेश और केरल के संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्य से ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा स्नातक जो है बिहार में है। और बिहार की विकास दर आज 15% से अधिक है, जो यह साबित करती है कि मतलब अभी बजट के अनुसार 10.5% है। जो हमने बजट में करवाया हुआ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमने करवाया हुआ है, अब नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10.5% है। बिहार तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। ठीक है, बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ था, वहाँ पे क्या नाम है उसका, मधुबनी में हुआ था उसका जन्म। ठीक है, 20वीं पंचायत में से कुछ नाम है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा
बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ बहुत सारी बहती हैं। आगे ज्योग्राफी सेक्शन में ये कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कोचिंग सेंटर सुपर 30 के अमेरिका टाइम मैगजीन ने नए सर्वश्रेष्ठ संस्थान की सूची में अभी मतलब सुपर 30 के मतलब इसको 2 पुरस्कार भी मिले हुए हैं। वो अभी याद नहीं आ रहा है क्या नाम है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार शायद मिला हुआ था, ठीक है, अनंत कुमार को, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 1885 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि पर किराएदारी अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 में ये पूछा जाता है, ठीक है। टेनेंसी एक्ट कब बना था बिहार बंगाल का। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजू कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था ये। मौलाना हजरत मोहानी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब हिस्ट्री के दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हजरत मोहानी मतलब पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कहाँ पे कब हुई थी। उसके बाद ये जो है कुछ मतलब बिहार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उसका इसमें दिया हुआ, जो कि हम इसको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेंस की दृष्टि से आप अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो है हम एक अलग से PDF इसका सिर्फ इसका बना के आप दे देंगे इसमें टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं अति महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। जब बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन हुआ है 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है जिसे क्या कहा जाता है, तो बिहारी भाषा उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन करता है कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का, तो आप ध्यान रखिए लीजिएगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट और इतना सेकंड है ये, और 27, 13, 31 और 15 है। उसके अलावा 83, 19, 50 से लेकर 88, 1740 ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के आप ज़रूर से ज़रूर इसे याद करके ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर रखा गया है, तो ये है शेरशाह सूरी मार्ग, यहाँ पे है जनसंख्या घनत्व, तो ये तो हमने देख लिया था। नेक्स्ट है बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, बिहार में जो है ये इम्पोर्टेंट है 8 कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, 1978 में, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थापित किया पर सर्वप्रथम। तो ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है क्योंकि पटना ने होके जो है दूरदर्शन केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तो आपको स्पष्ट आपने देखा होगा मैप में नेपाल को स्पर्श करती है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग में हुआ था, तो ये वैदिक युग में हुआ है। बक्सर का युग 1764, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार की जलवायु बिहार में है, तो ये मानसूनी जलवायु, ठीक है, और इसका औसत वर्षा 112, ठीक है, 112 है। नेक्स्ट है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से, ठीक है, उससे बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है बिहार में मानसून कब लौटता है, तो मध्य अक्टूबर में रिट्रेटिंग ऑफ मानसून मतलब बिहार में होता है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो भोजपुर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है, आप सभी को पता है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है, तो गंगा के जो है उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान में जलोढ़ की प्रधानता पाई जाती है। लाल मिट्टी दक्षिण बिहार में दक्षिणी भाग में है। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये 5वां है। और आपको ये एक और बात ध्यान रखना है कि चावल और गेहूँ दोनों का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से जिला करता है, तो ये इस जिला का नाम है रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक जूट पूर्णिया में होता है। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो 3rd स्थान। और फर्स्ट स्थान कौन सा है, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश है शायद, ठीक है। जूट उत्पादन में बिहार का भारत में 2nd स्थान है, वेस्ट बंगाल के बाद, हाँ वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का ये स्थान है। नेक्स्ट है जूट की भांति रेशे को फसल जो बिहार में पैदा होता है वह तो मेस्ता कहा जाता है, ठीक है, मेस्ता। नेक्स्ट है बिहार में नहरी
द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में, ठीक है। ठीक है, उसमें जो है कोसी परियोजना है, ठीक है। इस तरह से सोन नदी पर भी कई परियोजनाएं बने हुए हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगरों में क्या उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी में फर्टिलाइजर भी है, तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में 250 से अधिक बेड़ी बनाने वाले कारखाने हैं, परंतु सिगरेट वाला विशाल कारखाना एक ही स्थान पर है, तो ये मुंगेर में अवस्थित है, दिलावरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना हमने बताया था बरौनी में, और 1964 में शायद ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ठीक है, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? ये भी एक बार पूछा हुआ है, फतुहा में ये इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद वैगन भी पूछा गया था कि वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है, तो यह है मोकामा में, आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। तो 7वीं शताब्दी में बिहार में सोने की कारखाने कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में। और अभी जो न्यूज़ आया आपने देखा होगा कि मतलब देश का जो है 40+ % से ज़्यादा जो है शायद मुंगेर ही था, करमटिया खान में, मतलब सोने का जो है सबसे ज़्यादा भंडार मिला है। नहीं, जमुई था, जमुई के करमटिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, करमटिया खान था ये हाँ, करमटिया ही खान था। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ तो 1860 से 62 में माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो किउल से आसनसोल, ठीक है। किउल ये भागलपुर साइड पड़ता है, किउल से आसनसोल ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, बिहार के कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर, वो है मध्य पूर्व रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 17 में हुई है। नेक्स्ट है, बिहार का मिथिलांचल वर्तमान में किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी शैली के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि विश्व प्रसिद्धि इसको मिल चुकी है, मतलब जापान में भी इसके लिए गैलरी खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है? तो राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में सिख का पवित्र तीर्थस्थल पटना में है, ठीक है। बिहार में मुख्यतः 3 फसलें रबी, खरीफ और जायद की पैदावार होती है। नेक्स्ट है, बिहार के संपूर्ण भौतिक क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन आच्छादित है? तो ये नया डाटा देख लेंगे अभी। और नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना % है? 2.86, और 8.6% जो है मतलब जनसंख्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार की अन्य फसल में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये आलू। और देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के वर्तमान वनस्पति क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो ये बिहार में जो है सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं, तो ये भी एक बार शायद 63 या 64 में पूछा गया था, तो नलकूप है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार की कुल सिंचित भूमि कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचाया जाता है? तो ये 30% जो है उत्तरी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूप द्वारा? ये 65%, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, जो कि गंभीर चिंता का विषय भी है, क्योंकि जल यहाँ से मतलब भूस्तरीय जल जो है घट रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण 54 में हुआ था। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? तो ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो मगध का, अपने सभी ने पढ़ा है। नेक्स्ट है, किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो ये बख्तियार खिलजी, ठीक है, 1197 में। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय, अभी जस्ट हमने देखा था। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय पटना मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में, ठीक है, 34 में, 34 में, और 34 में, 36 में जो भूकंप आया था, तो उसके बाद ये
पूसा मतलब वेस्ट मतलब वहाँ पे दिल्ली में चला गया था फिर। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु था और इसका प्रकाशन 1874 में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है थोड़ा सा यहाँ तक है, उसके बाद हम हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई है? तो इलाहाबाद, बिहार में जो है सर्वप्रथम इलाहाबाद का ही स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है पटना की, सॉरी एक मिनट, ठीक है पटना के है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय ऑफकोर्स स्टेट SBI का होगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मगध प्रदेश को नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र, इसका आंसर नहीं दिया वैसे, अच्छा सॉरी आंसर नहीं दिया है, यहाँ पे है जो है ऐसे दिया हुआ है। तो प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन टाइप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑनलाइन टाइप में। बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। और सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी, और जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो ये जो है कई बुक में 15 अप्रैल लिखा है, कई बुकों में 6 अप्रैल, कई बुकों में 12 अप्रैल, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, आप देख लीजिएगा, तो ज़्यादातर शायद 15 अप्रैल लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली, मंजूषा शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो ये दरभंगा और मधुबनी साइड की भाषा है। नेक्स्ट है मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो गया और पटना में मगधी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है? ये मैथिली भाषा को आपने पढ़ा होगा। महालया का बिहार तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है पितृपक्ष से, इसका मेला भी लगता है गया में। नेक्स्ट है बिहार का विश्वविद्यालय पशु मेला, तो सोनपुर का मेला, अपने हरिहर क्षेत्र का मेला इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये बुद्ध जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट है फाग राग का सृजन बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो ये है नवल किशोर सिंह महाराजा नवल किशोर सिंह के द्वारा फाग राग। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में लगनी राग, तो ये जो आपको लग रहा होगा तो ये स्टैटिक पोर्शन है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लगनी राग जो है विवाह उत्सव पे मनाया जाता है, मतलब गाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के प्रख्यात गायक राजा शाह ने किस वाद्य यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ये ठाठ का। ठीक है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल का स्रोत है? तो राजगीर में है। ठीक है, ब्रह्मकुंड, मतलब बहुत सारे कुंड है, आगे आएगा। नेक्स्ट है अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जो खुद के द्वारा ही उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है 10 की वृद्धि दर कितनी, मतलब 2001 से 11 के दौरान 25.8%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है रोहतास में है, पुरुष भी है महिला भी है, रोहतास में ही है। और नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो शिवहर। ये तो कई बार इतना बार बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 1880 है इसका मतलब जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम 1974 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा प्रख्यात राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था, और बिहार की राजधानी पटना से पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर,
पुष्पपुर अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। तो आपको आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि औरंगजेब के जो पौत्र थे अजीम, तो उसने अपने नाम पे अजीमाबाद इसका नामकरण कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य के 9 प्रमंडल, ठीक है, 38 जिलों में बटा हुआ है, जिसमें क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, इतना पंचायत और 45,103 गाँव में बटा हुआ है। ठीक है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगलसराय से कोलकाता के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। नेक्स्ट है संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। और ठीक है, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, E.M. फोस्टर ने जो है बिहारी बोली इसे कहा था। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, मैप में आप अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है किशनगंज, यहाँ पे देखिए नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से टच करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल से जो कौन कौन है टच है, तो ये कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये तीनों है। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऐसे करके है कुछ। ठीक है, यहाँ से झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया ये, और ये हो गया नेपाल। इंटरनेशनल बाउंड्री आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके जो है यहाँ पे झारखंड है और यहाँ पे यूपी है। तो यूपी और झारखंड कुल 8 जिले इसे टच करते हैं, यूपी से भी, झारखंड से भी। जबकि नेपाल से देख लेते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 जो है इंटरनेशनल बाउंड्री 7 जिले जो हैं टच करते हैं। उसके बाद इधर देख लेते हैं यूपी से 8 जिले कौन कौन हैं। तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और पश्चिमी चंपारण। ये कुल 8 जो है यूपी से टच करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इधर देखिए झारखंड से कौन कौन है। रोहतास हो गया, रोहतास यहाँ पे दोनों से टच करता है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रोहतास जो है झारखंड और यूपी दोनों से टच करता है। तो एक हो गया औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये कुल 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 झारखंड से टच करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा। वहाँ तो जनरल बातें थी, तो वो उतना ध्यान भी नहीं रखना है, नहीं रखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ से लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ आप मैप से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कौन कौन जिला है पूरा याद कर लीजिएगा, कौन से किधर टच करता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं प्राचीन इतिहास, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिले से लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व विकसित होने वाले आरंभिक पुरापाषाण युगीन औजार के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? नालंदा तथा मुंगेर से जो है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण कौन सा, तो पुरापाषाण वाला जो है मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल का विस्तार जो है सामान्यतः 2500 से 5 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है बिहार में। ठीक है, वैसे तो आपको पता है 2500 से 1750 है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे ताम्रपाषाण काल भी मतलब कहा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जो है स्रोत जो मिलती है तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिला हुआ है और इस पर हर्यक वंश का शासन किया था। मतलब जो है अथर्ववेद में जो है मगध का मिला है उल्लेख, और इसकी राजधानी जो गिरिब्रिज या राजगिरी थी। इसके अलावा और एक इसको मतलब अंग का भी चर्चा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार का प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा हुआ है, आपको पता ही है। तो बिहार का सीतामढ़ी जिला माता सीता के जन्म मतलब वहीं पे हुआ था, सीतामढ़ी जिला में। और बौद्ध धर्म बिहार के गया जिले से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार में मौजूदा राजधानी पटना में हुआ था। और सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना साहिब यानी कि पटना में मतलब बिहार में ही हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर प्रशासन की बात करें तो अंग, मगध, वज्जी संघ का शासन प्राचीन में रहा है। तो सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व में इतना प्रसिद्ध हुआ कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपना दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र की राजधानी युद्ध था, जबकि राजधानी राजगीर क्षेत्र में मौर्यकालीन राजा बिम्बिसार का राजधानी हुआ करता था। राजगीर जो है बिम्बिसार का, जबकि पटना जो है उसका था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। तो जब दुनिया के बाकी हिस्से में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्री थे, आपको पता होगा। नेक्स्ट है मध्य काल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था। ठीक है, जिस कारण बिहार के उस समय काफ़ी क्षति हुई थी बिहार को। और मुगल काल में भारत की राजधानी दिल्ली था और उस समय सबसे लोकप्रिय शासक का नाम जो है शेरशाह सूरी, सासाराम जिले का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ता है। नेक्स्ट है 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बन गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था और 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया था। ठीक है, और उसमें ज़्यादा परसेंटेज मतलब भूखंड दिया गया था झारखंड को। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया से हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। नेक्स्ट है सासाराम सिरसा के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। तो ये भी पूछा गया है कि फिरदौसी का संबंध कहाँ से है, तो ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। नेक्स्ट है मिथिला के कन्नड़ शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी और कन्नड़ वंश के अंतिम शासक, ये तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, अंतिम शासक जो थे हरि सिंह थे। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध 1540 में मतलब हुमायूं के हराने के बाद हुई है। हरगोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नेक्स्ट है संत शरीफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है कहाँ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, जिसका जो है मतलब शुरुआत करने का श्रेय जाता है मखलीपुत्र घोषाल को। ठीक है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप 1837 में आपने पढ़ा होगा 1837 में पढ़ा था। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ने हून को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। खेती को बढ़ावा देने के लिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है मगध राज साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिम्बिसार के अधीन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र का आगमन हुआ मेगास्थनीज का, और मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। नेक्स्ट है धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल के द्वारा, पाल शासक के द्वारा जो है विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्र का एक संकलन मकतूबते सदी का नाम जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सासाराम के शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दाऊद खां कररानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कररानी। नेक्स्ट है बंगाल का नायाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ है और कब हुआ है? 1754 से 56 के बीच में लगभग हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा कि कब हुआ है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 में की थी। ठीक है, और इसी का नाम जो औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था आगे चल के 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इसी का नाम चेंज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में बिहार का मिलता है, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए तथा शिष्टमंडल के सदस्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ थी, तो आप सभी को पता है। राजेंद्र प्रसाद ने छात्र परिषद का गठन किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, 1917 में होगा यहाँ पे। चंपारण में गांधी जी बिहार में पहली बार आगमन हुआ था 1917, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। नेक्स्ट है 1936 में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है पीर अली ने पटना में 1837, सॉरी यहाँ पे फिर थोड़ा सा मिस्टेक, 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने। ठीक है, 3 जुलाई को जो यहाँ पे इसके फांसी पर दिया गया था। नेक्स्ट है बहावी नेताओं में अब्दुल्ला को आजीवन कारावास सजा मिली थी। नेक्स्ट है 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें जो अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। तो किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। आगे है बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार मध्यकाल में पटना का निर्माता जो है शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कुंडग्राम मतलब वैशाली में हुआ है। नेक्स्ट है सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक ने किया था, तो ये पूछा गया है। तो सर्वप्रथम पहले गुरु जी थे, तो सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण इन्होंने किया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में बहावी आंदोलन की संस्था, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मगध महाजनपद को सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। ठीक है, नेक्स्ट है मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था यह। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती को अपना जनपद में मिला लिया था और इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध के इतिहास में भी भारत का इतिहास बना। नेक्स्ट है प्राचीन गणराज्य में देख लेते हैं। भूतकालीन समय में जो है गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य का उदय हुआ था, हमने बताया था, और 8 और 2 10। ठीक है,
तो इसमें जो कौन कौन थे, तो कपिलवस्तु के शाक्य, सोमेश्वर के पर्वत भाग, केशपुत्र के कलम, रामग्राम के कोलिये और कुशीनारा के मल्ल, ठीक है, और पावा के मल्ल, पिपलन के मौर्य, आर्यकल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला का विदेह, ठीक है। कुल 10 थे, तो जिसमें जो है यहाँ पे तो वैशाली के 8 हैं, ये टोटल वैशाली के है, और ये कुशीनारा और पावा ये दूसरे अलग हैं। नेक्स्ट है विदेह। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजन वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया था। ये जन के नाम से था, और कालांतर में जब विदेह हो गया तो विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे और इस वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह मिथिलांचल की स्थापना की। इस वंश के 25वें राजा शीर्ध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे, ठीक है। विदेह की राजधानी मिथिला थी और इस वंश ने करल जनक अंतिम राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट, पटना और गया जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली एवं संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास हो गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में जो है संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। विदृत देखते हैं, सबसे प्राचीनतम महाराजवंश महाभारत और पुराने में इसका जिक्र मिलता है के अनुसार जरासंध के पिता थे तथा चेदीराज वसु के पुत्र विदृत वंश की स्थापना की थी। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें विदृत के पुत्र जरासंध प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग और कलिंग, कश्मीर और गंधा राजा को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम राजा जो है रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया था। वैशाली के लिच्छवी के बारे में देख लेते हैं। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य में बुद्ध कालीन समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था और इसी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करते हैं 540 ईस्वी पूर्व और इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिब्रिज यानी कि राजगीर अपने राजधानी बनाई और इसने वैवाहिक संबंध कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति से अपना अपने राज्य का साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने। नेक्स्ट बिंबिसार के बारे में देखते हैं। तो बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उन्होंने प्रमुख राजवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ थी और उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। उसने अंग राजा को युद्ध नीति के तहत अंगों को मिलाया था। माँ की जो है दोस्त नीति और विवाह नीति के माध्यम से इन्होंने मिलाया था, अपने राज्य में मिलाया था, ठीक है। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट है बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, लेकिन और जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्ष तक शासन किया और बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार उसका पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जिसका 442 ईस्वी पूर्व में इसका निधन हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है इसे बोला गया था कि ये इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, जबकि जैन ग्रंथ ये नहीं मानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिंबिसार ने अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। 492 ईस्वी पूर्व में गद्दी पे बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था।
ठीक है, महावंश, ठीक है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। इसका सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया था इन्होंने, मतलब अवंती को उन्होंने नहीं मिलाया था, मतलब अजातशत्रु एवं बिंबिसार ने नहीं मिलाया था, जबकि शिशुनाग ने इसी ने अवंती को प्रथम बार मिलाया था मगध में। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई थी और वत्स को मगध में मिला दिया। तो इस पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अवंती और वत्स को जो है इन्होंने मतलब शिशुनाग ने मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखें तो वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र पश्चिमी देशों में व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट है शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रिज के अलावा वैशाली नगर को भी अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, तो क्योंकि वैशाली में बार बार विद्रोह हो रहा था तो इसने जो है वैशाली अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है कलाशोक। यह शिशुनाग का पुत्र था जो 394 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश ने इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, जैसे कि उसने वैशाली स्थानांतरित कर दी थी तो इसने पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और 27 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म का जो है द्वितीय संगीतिक आयोजन हुआ है वैशाली में। ठीक, नेक्स्ट है 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। अब देखते हैं नंद वंश। तो 240 ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद, ठीक है, सर्वछत्रांता की उपाधि धारण करते हैं। ये नंद वंश की स्थापना की। पुराने में इसके महापद्म महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। ठीक है, यह नाई जाति का था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर बैठा दिया। नेक्स्ट है नंद वंश का समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली मतलब बन गया था। नंद वंश में मतलब घनानंद को जो हराया था। अब नेक्स्ट देखते हैं मौर्य राजवंश। तो है 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की इन्होंने नींव डाली थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता सूत्र में बांधकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश से संबंधित विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में परस्पर विरोधी का विरोध है। इसमें जो है बौद्ध और जैन एक मत है और इसने विदेशल कहा यानी कि निम्न कुल में इसे माना है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी और उसने सबसे पहले सेना को तैयार किया और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ किया। 317 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश को अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक क्षेत्र स्थापित हो गया। पंजाब और सिंध की विजय के बाद चंद्रगुप्त चाणक्य ने घनानंद को नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त भारत का एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना और उसे जो है यहाँ पे उसने अपना मतलब दूत को यहाँ पे भेजा था। ठीक है, इसके लिए सिकंदर जीता और भूभाग प्राप्त मतलब यहाँ पे लिखा है कि वह सिकंदर द्वारा जीता भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व ने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हरा दिया था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी कि हेरात, अराकोशिया यानी कि कंधार, जेड्रोसिया यानी कि पेरोपनिस्टाई हो गया काबुल और जेड्रोसिया ये हो गया मकरान। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। एरिया यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। एरिया को हेरात कहा जाता था, अराकोशिया को कंधार, जेड्रोसिया को मकरान कहा जाता था, ये मिस है यहाँ पे, और पेरोपनिस्टाई को काबुल कहा जाता था। नेक्स्ट के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में यहाँ पे भेजा गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है बिंदुसार, देखते हैं 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी था। वायु पुराण में इसे मद्रसार
और जैन साहित्य में सिंहसेन इसे कहा गया है। यूनानी लेखक के और यूनानी लेखक इन्हें अभिलोचिस्ट्स कहा है। यह 297 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा और जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता दुधरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखते हैं अशोक। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक ने अपना आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इसी कारण राज्य आरोहण का साल 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक है 8 वर्ष बाद यहाँ पे होगा, और 9वें वर्ष अगर वे में पूछा जाए तो 9वें वर्ष इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब करेक्ट कर लीजिएगा, 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष। ठीक है, 9वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। आप करेक्ट भी कर लीजिएगा और चेक भी कर लीजिएगा अपने डाटा से एक बार कि ये कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईस्वी पूर्व में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। ठीक है, और युद्ध न करने की नीति का आगे पालन करते हैं ये। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया और उसने युद्ध क्रिया से सदा के लिए मतलब तटस्थ रहने का मतलब प्रतिज्ञा कर लिया। ठीक है, यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय और का युग शुरू हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं अशोक एवं बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने की थी। इसी में अभिधम पिटक की रचना होती है। ठीक है, और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए। इसकी तरह तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था, महेंद्र एवं संघमित्रा को। ठीक है, आपने देखा होगा कि पटना में महेंद्र घाट जो है तो वहीं से इन्होंने भेजा था। महेंद्र घाट आपने सुना होगा नाम, तो वहीं से महेंद्र पुत्र जो थे इसी के नाम पे जो उसका नाम जो है महेंद्र घाट पटना पड़ा है। श्रीलंका भेजा गया था। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन को अपनाए थे इन्होंने। तो धर्म यात्रा का प्रारंभ किया था, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी इन्होंने, और दिव्य रूप में दर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश, लोकाचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म का प्रचार करना, प्रचारक आदि भेजना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पे जो है एक कहाँ गया, कैसे दिया इसमें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों में के समूह जो 8 विभिन्न स्थान से मतलब वृहद शिलालेख जो है 8 स्थान पर से मिला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो धौली उड़ीसा पुरी जिला में है, धौली और जोगढ़ ये आप ध्यान रखिएगा, 2 जो है उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, पेशावर, मानसेरा हजारा जिले में है, कालपी ये उत्तराखंड में है, सुपारा महाराष्ट्र में है, एड़ागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, और गिरनार जो है कठियावाड़ जूनागढ़ के बाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अशोक के लघु शिलालेख। 14 शिलालेख के मुख्य वर्ग सम्मिलित नहीं है, इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। उसके बाद आते हैं गुजरी यानी गुर्जरा,
ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में बेराट में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। सहसाराम बिहार के शाहबाद जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव पशु जाति कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। ठीक है, राज्य द्वारा विदेशी राज्य में भी मानव तथा पशु के कहाँ गया पशु के लिए अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था की। अशोक ने महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया था। उपदेश जो है बौद्ध के ग्रंथ के जो है संयुक्त निकाय में दिया था। नेक्स्ट, अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म प्रचार हेतु दूतों, प्रचारक एवं विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उन्होंने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ उन्होंने जो है दूत भेजे थे। अभी अशोक की जो है 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 737 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पे मिस्टेक है, 1837 में हुआ। यहाँ पे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप द्वारा नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट है रामपुरवा। यह बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे जो अभिलेख जो है, यहाँ पे मतलब लघु शिलालेख जो है उसके बारे में, जैसे कि पूछा जाता है कि अशोक नाम जो है किस लघु शिलालेख में मिलता है, तो इसका नाम है गुर्जरा। ठीक है, गुर्जरा, मौस्की, उद्गोलन और नेतु, ये 4 जो लघु शिलालेख है इसमें अशोक नाम मिलता है। इसके अलावा अगर भाबरू की बात कर लिया जाए तो भाबरू बेराट अभिलेख ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है, जिसमें जो है मगधराज की उपाधि है, मतलब अशोक को जो मगध का राजा बताया गया है। इसके अलावा प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है। और बुद्ध धम्म और संघ, यानी कि बुद्ध की जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, इसकी चर्चा है। और मौस्की अभिलेख, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें जो है अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, बुद्ध शाक्य कहा गया है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं शुंग राजवंश। तो इसमें शुंग राजवंश पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 174 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और नई राजवंश की नींव डाली, शुंग राजवंश। ठीक है। शुंग जो थे ब्राह्मण थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिया जाने के कारण उन्हें पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया और पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का जो है प्रधान सेनापति था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए और जिनके नाम थे अग्निमित्र, वासुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात और देवभूति। तो देवभूति की हत्या करके आगे नया वंश बनता है। नेक्स्ट है शुंग राजा के काल का वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल शुंग काल को माना जाता है। मानव आकृति के अंकन में कुशलता दिखाई गई और एक चित्र में गरुड़, सूर्य और दूसरे में लक्ष्मी का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है यहाँ का। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया और शुंग के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। नेक्स्ट है विशाल बुद्धगया में विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण भी शुंग काल में ही मिलता है और इसमें जो है कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि का प्रमुख है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्वर्ण मुद्रा, निष्क, दिनार, सुवर्ण मात्रिक कहा जाता था, तांबे के काकपर्सन कहा जाता था और चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द आया है। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था तथा कन्या का विवाह 8 से 12 ईस्वी में वर्ष में
आयु में कर दिया जाता था। शुंग राजा का काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोगों के मस्तिष्क परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबिंबित सकने में अधिक समर्थ है। नेक्स्ट है, शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। भरहुत, सांची, बेशनगर भी कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट कण्व राजवंश, ठीक है, जो है शुंग वंश के जो है अंतिम शासक देवभूति, तो इसके जो है जो वासुदेव इसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डालते हैं। और पाटलिपुत्र पर कण्व वंश का प्रवर्तन था। 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने कण्व वंश ने शासन किया है। वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंग ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश से जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट संसमी कण्व अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया इसके समय, कण्व वंश के समय, ठीक है। और अनेक प्रांत में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था इसके मतलब सहयोगी सब। और उसका पुत्र नारायण और अंत में सुशर्मा, जिसे सातवाहन वंश के सिमुक ने पदच्युत कर दिया। और इस वंश के 4 राजाओं का शासन इतना से इतना तक रहा। अब देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराजा गुप्त लगभग 275 ईस्वी में की थी। उसका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र घटोत्कच थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त सिंहासरोहण के अवसर पर 302 ईस्वी में गुप्त संवत भी इसे कहा जाता है। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग सिंह शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव दान दिए थे। श्रीगुप्त के समय महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्रीगुप्त ने किसी के अधीन शासन किया था। श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। नेक्स्ट है घटोत्कच, श्रीगुप्त का पुत्र था और 270 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। यहाँ से इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम, यह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। 320 ईस्वी में जो शासक बनते हैं। इसने नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना की। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से विवाह संबंध स्थापित किया और इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो सर्वप्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। बाद में लिच्छवी ने अपने साम्राज्य सम्मिलित कर लिया। इसके शासनकाल 320 से 350 तक मानी जाती है। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त उसका पुत्र जो है राज सिंहासन में बैठा और समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ। इसे लिच्छवी दहोत्र भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्राचीन इतिहास। भारतीय इतिहास में महानतम शासक के रूप में वह नामित किया जाता है। इसे परक्रमांक कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसे नेपोलियन की उपाधि इन्होंने दी है, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। यह उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा जाता था और कहा गया। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का बहुत ही शौक था। इससे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, वसुबंधु को अपना मंत्री इन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 385 ईस्वी में सिंहासन पसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त प्रथम महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। 385 से 495 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि है। उसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत उपाधि धारण की थी। ठीक।
ठीक है। इसका मतलब फेवरेट था परम भागवत इसकी उपाधि। उसने नाग वंश, वकटक वंश और कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। ठीक है, इसलिए इतिहास में प्रभावती गुप्त को मतलब प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। ठीक है, वाकाटक का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का वाकाटक नरेश से रुद्रसेन से विवाह कर दिया था और प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की थी इन्होंने। नेक्स्ट है वाकाटक और गुप्त के सम्मिलित शक्तियों के शक का उन्मूलन किया। कदम राजवंश का शासन कुंतल कर्नाट में था। नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चात इन्होंने गद्दी संभाली और उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के बसाट यानी कि वैशाली का राज्यपाल था। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदगुप्त। पुष्यमित्र के ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु, मतलब स्कंदगुप्त ने इन्होंने हून का आक्रमण झेला था, मतलब सुदर्शन झील का भी इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। कोहम यहाँ पे मिस्टेक है, कोहम अभिलेख यहाँ कहा जाता है। कोहम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम यानी कि सक्रोपम कहा गया है। हून का आगमन इसके समय हुआ है। ठीक है, और हून मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। हून ने अपने साम्राज्य विस्तार और प्रसार के लिए 2 शाखा विभाजित होकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया और पूर्वी शाखा के हून ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हून के आक्रमण से रक्षा के लिए अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचा लिया। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं गुप्तोत्तर बिहार। ठीक है, इसमें है गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी में पतन हो गया और गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामंत एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे राजवंश की स्थापना कर ली। इसमें एक उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दियों तक शासन किया और इस वंश के लेख में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है। ठीक है, परवर्ती गुप्त के संस्थापक थे कृष्णगुप्त, जो 510 ईस्वी से 521 ईस्वी की स्थापना मतलब की। नेक्स्ट है कुमारगुप्त। यह उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था। जाक जीवित गुप्त एक का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की एवं द्वितीय उसका प्रतिद्वंदी जो है मोखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इसके समय प्रयाग में पुनर्जन्य हेतु प्रणांत करने की प्रथा प्रचलित थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतना ही था। अब देखते हैं मध्यकालीन बिहार। ठीक है, मध्यकालीन बिहार की ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, मध्यकालीन बिहार में हम देखते हैं बिहार का मध्यकालीन युग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कर्नाट राजवंश के साथ ही प्राचीन इतिहास का क्रम टूट गया था। इसी काल में तुर्क आक्रमण भी प्रारंभ हो गया तथा बिहार एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में न था, बल्कि उत्तर क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्रीय प्रभाव में बटा था। ठीक है, अतः मध्यकालीन बिहार का ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ का दृष्टिपात करना पड़ता है जो इस काल में रचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार के स्रोत में अभिलेख, नुहानी राज के स्रोत, विभिन्न राजाओं एवं जमींदार के राजनीतिक जीवन एवं अन्य सत्ताओं एवं उनके संघर्ष, यात्री द्वारा दिए गए विवरण इत्यादि से मिलते हैं और महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक ग्रंथ में मिन्हाज सिराज तबकात नासिरी रचना है जिसमें बिहार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और बिहार में प्रारंभिक तुर्क के आक्रमण की जो है इसमें व्याख्या
मिलती है। बरनी का तारीख ए फिरोज शाही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है बिहार के लिए। इसके बाद है मुल्ला तकिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत ने बिहार में तुर्की आक्रमण, बिहार और दिल्ली के सुल्तान अकबर कालीन तुर्की शासन, दिल्ली संपर्क के बीच में संबंध इत्यादि की जानकारियाँ मिलती है। प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ बसातिनुल उन्स इत्खांस देहलवी द्वारा रचित है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिज़कुल्लाह के वाक़ियात मुस्ताक़ी, शेख कबीर की अफसानाएँ एवं 16वीं शताब्दी बिहार की जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट है मध्यकालीन मुगलकालीन बिहार के संदर्भ में जानकारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से प्राप्त होती है। आलमगीरनामा से मोहम्मद कासिम के संबंध में बिहार की जानकारी होती है। उत्तर मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत गुलाम हुसैन तबताई की सियर उल मुतखरिन, करीम आई मुजफ्फरनामा, राजा कल्याण सिंह एवं खुला सातूत तवासीरत महत्वपूर्ण है, जिसमें बंगाल और बिहार के जमींदार की गतिविधियाँ की चर्चा है। बाबर द्वारा रचित तुजुक बाबरी में एवं जहांगीर द्वारा रचित तुजुक जहांगीरी में भी बिहार के मुगल शासकीय गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथ से अपने समय में मुगल की बिहार के सैनिक अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मिर्जा नाथन का रचित ऐतिहासिक ग्रंथ जो है गैबी, ख्वाजा कामगार दुसैनी का मासिर जहांगीरी भी 17वीं शताब्दी के बिहार की जानकारी देती है। नेक्स्ट है बिहार के मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में भू राजस्व से संबंधित दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्रोत है। भू राजस्व विभाग के संगठन, अधिकारियों के कार्य एवं अधिकार, आय एवं व्यय के आंकड़े, विभिन्न स्तर पर अधिकारी के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऐसे दस्तावेज रूपी पुस्तक में आईन अकबरी, दस्तरुल आयाम ए सलातीन ए हिंद एवं कैफियत ए रजवा, जमींदारी रजा ए सूबा, बिहार भूकर व्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूफी संत के पत्र से भी तत्कालीन बिहार की धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की झांकियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है अहमद शरीफुद्दीन याहिया मनेरी मिस्टेक है, अब्दुल काटूस गंगोई इत्यादि के पत्रों से धार्मिक स्थिति के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में यूरोपीय यात्री का वृत्तांत भी जो है यात्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है यूरोपीय यात्रियों द्वारा वर्णित यात्रा वृत्तांत में बिहार के संदर्भ में जानकारी मिलती है। रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, मैंड्रिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुकी, टेवर्नियर मनुकी इत्यादि के यात्रा वृत्तांत भी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है यूरोपीय यात्रा वृत्तांत के अलावा विभिन्न विदेशी व्यापारिक कंपनी, डेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश आदि फैक्ट्री रिकॉर्ड्स आदि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जो बिहार के तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देती है। ठीक है, अब और नीचे क्या है, इतना ही था। अब नेक्स्ट है बिहार के मध्यकालीन इतिहास का स्रोत पटना परिषद, कलकत्ता परिषद एवं फोर्ट विलियम के बीच पत्राचार से प्राप्त होते हैं। बिहार के जमींदार एवं दिल्ली के संबंध तत्कालीन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डुमराव, दरभंगा, मथुरा एवं बेतिया के जमींदार घराने के रिकॉर्ड से बाहर की गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में पुरालेख का भी महत्व है। ये पुरालेख अरबी या फारसी में विशेषकर मस्जिद, कब्र या इमामबाड़ा आदि के दीवार पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। नेक्स्ट है बिहार शरीफ एवं पटना में भी पुरालेख की जानकारी मिलती है। विभिन्न शासकों द्वारा जारी अभिलेख, खड़गपुर के राजा के अभिलेख, शेरशाह का अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक के बेदीवन अभिलेख महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार के अध्ययन के लिए गैर फारसी साहित्य व अन्य स्रोत में मिथिला क्षेत्र में लिखे साहित्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के लेखक में वर्तमान में गौरीशंकर मिश्र, चंद्रशेखर विद्यापति आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है जो बिहार के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है गैर फारसी अभिलेख बिहार में सर्वाधिक उपलब्ध है। बलाल सेन द्वारा सनोखर अभिलेख,
पूर्वी बंगाल में लेखों का प्रसार का साक्षी है। खरवार के अभिलेख से पता चलता है कि उसका पलामू क्षेत्र तक प्रभाव था। ठीक है, लक्ष्मण सेन का। वही सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का पत्थर अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगिरी अभिलेख, जैन अभिलेख इत्यादि प्रचुर पुरातात्विक सामग्री अभिलेख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत बिहार की जानकारी के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट है बिहार का मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्क आक्रमण से प्रारंभ होता है। मध्यकालीन काल में बिहार के किसी भी मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय पूरे देश में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। सभी शासक छोटे छोटे क्षेत्रीय शासन में विभक्त थे। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत में अभिलेख, नुहानी राज्य के स्रोत, विभिन्न राजाओं एवं जमींदार का राजनीतिक जीवन एवं अन्य सत्ताओं से उनके संघर्ष, दस्तावेज, मिथिला क्षेत्र में लिखे गए ग्रंथ, यूरोपीय यात्रियों द्वारा विवरण से महत्वपूर्ण है। बिहार का मध्यकालीन युग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जा सकता है। विद्यापति रचित कीर्तिलता कीर्तिपताका के अनुसार कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व बिहार दो राजनीतिक क्षेत्रीय भाग में विभक्त था। दक्षिण बिहार और क्षेत्रीय भाग और उत्तरी बिहार का क्षेत्रीय भाग दो भाग में विभक्त था। ठीक है, दक्षिण बिहार का क्षेत्रीय भाग, यह भाग दक्षिण बिहार का क्षेत्र जिसमें मगध राज्य प्रमुख था। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के क्षेत्रीय भाग में, यह भाग बिहार का था जो तिरहुत क्षेत्र में पड़ता था, जिसमें मिथिला राज्य प्रमुख था। दोनों क्षेत्रीय भाग में कोई मजबूत शासक नहीं था और सभी क्षेत्र में छोटे छोटे राजा सामंत स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके थे तथा पाल वंशीय शासन व्यवस्था में धीरे धीरे बिहार में कमजोर होती जा रही थी और बंगाल तक ही सीमित हो चुके थे। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश के समय ईस्वी ये देख लीजिए तक मगध में शासनकाल विग्रह राज स्वतंत्र हो गया और पाल वंश का बिहार में गढ़वाल वंश का अधिकार हो गया था इतना से। और 12वीं शताब्दी में संग्राम गुप्त नामक शासक का शासन था, संग्राम गुप्त, जबकि गया में पिछेक सेन शासक का शासन था। फुतुहात-ए फिरोजशाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के युद्ध का वर्णन मिलता है। रामपाल के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ और जिसका बंगाल शासन सेन से संघर्ष होता था। बिहार में मध्यकालीन समय अत्यंत ही उत्क्रमणीय था। राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ धर्म तनाव व्याप्ता बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनावपूर्ण संबंध था। बिहार के राजनीतिक, धार्मिक एवं शासकीय व्यवस्था की विकट परिस्थिति में तुर्की आक्रमण प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या होता है कि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बिहार पर प्रथम आक्रमण तुर्क बख्तियार खिलजी ने किया था, परंतु उसके आक्रमण से पूर्व बिहार में तुर्क का आवागमन हुआ था। तुर्क का प्रारंभिक प्रभाव क्षेत्र पटना जिले का मनेर था, जहां हरदास मोमिन या यारिफ बसने आए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ये 1198 के पश्चात बख्तियार खिलजी ने मगध क्षेत्र में प्रथम आक्रमण किया और लूटा। इसके पश्चात उसने आधुनिक बिहार शरीफ यानी कि औदंतपुरी पर आक्रमण किया। औदंतपुरी विश्वविद्यालय पर लूटने के बाद यह नालंदा विश्वविद्यालय को चलाकर तहस नहस कर दिया था इन्होंने, और इसी समय उन्होंने आधुनिक बख्तियारपुर शहर को बसाया और इसी दौरान बिहार शरीफ तुर्कों के केंद्र के रूप में उभरा। नेक्स्ट है बिहार में तुर्की आक्रमण। इतिहासकार के अनुसार इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार की संख्या काफ़ी थी, अतः तुर्कों ने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। उक्त क्षेत्र सबसे पहले बिहार शरीफ कहलाया। ठीक है, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु को ठहरने के स्थान को बिहार कहते हैं। यही बिहार जो तुर्क द्वारा दिया गया था बाद में बिहार हो गया। बिहार शब्द का अपभ्रंश स्वरूप है। बिहार जो है बिहार का अपभ्रंश स्वरूप है। यहाँ शब्द बौद्ध मठ बिहार के क्षेत्रीय बहुलता के कारण बिहार तुर्कों द्वारा दिया गया नाम है। बिहार का अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट है 1263 है। 63 में रचित
तबकात नासिरी में बिहार शब्द का उल्लेख इस प्रदेश के लिए हुआ है, जबकि 1309 है शायद 8 में ईस्वी में कविराज उद्यापति रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख इस प्रदेश के लिए आया है। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा और उदयपुरी के निकट स्थित अनेक बौद्ध विहार की बहुलता को देखकर मुगल सलमान शासक ने इस प्रदेश का नामकरण बिहार कर दिया और तुर्कों ने सेन शासक को पराजित किया और जयपुर के गुप्त राजाओं को समाप्त किया। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में नालंदा और उदयपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को जीते हुए प्रदेश का अधिकार प्रदान कर दिया। फलतः खिलजी ने उदयपुरी पर विजय कर अपनी राजधानी जो है लखनऊती बनाई थी। 1204 ईस्वी में खिलजी ने मिथिला के कर्नाटक शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण करके उसे भी वहाँ पे मिला लिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं असम क्षेत्र में आक्रमण किए। फलतः वह बीमार हो गया और उसी दौरान अली बरदान खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। उसका सेनापति था और सब बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफना दिया गया था। तो ये पूछा जाता है कि उसका जो है इसे कहाँ दफनाया गया था, तो इमादपुर मोहल्ला में बिहार शरीफ के निकट। नेक्स्ट देखते हैं मामलुक वंश। तो बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1204 ईस्वी में के बाद अली मर्दान बिहार के कार्यकारी शासक बनते हैं और इसके बाद हस्याउद्दीन इवाज, हिसामुद्दीन इवाज भी कहा जाता है इसे। तो खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से लखनऊती में स्वतंत्र सत्ता कायम की और हिसामुद्दीन ने गयासुद्दीन की उपाधि से धारण की। मतलब ये गयासुद्दीन वो गयासुद्दीन नहीं है, ठीक है। तो वह तिरहुत राजा से नजराना वसूल करता था। इसके बाद इजाउद्दीन तुगलक खां भी तिरहुत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और दिल्ली में इल्तुतमिश के सुल्तान बनने के बाद बिहार पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1285 ईस्वी में तक विशाल सेना लेकर बिहार की ओर चल पड़ा। उसने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया और लखनऊती के आगे बढ़ा, परंतु राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी शासक इवाज की सेना से मुठभेड़ हुई। उसने तुरंत अधीनता स्वीकार कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। तो ये भी पूछा जाता है कि मलिक अलाउद्दीन जानी को किसने बिहार की गद्दी दी, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था, परंतु शीघ्र ही इवाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इवाज ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद अंत में वहाँ आया और बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बिहार में पुनः स्वतंत्र। बलबन की जो मृत्यु हुई इसके बाद बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से। नेक्स्ट है मामलुक राजवंश के समय तुर्कों का मनेर बिहार शरीफ के अलावा शाहबाद, पटना, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, विक्रमशिला इत्यादि क्षेत्र पर अधिकार रहा, परंतु दक्षिण बिहार में तुर्क का उतना प्रभाव क्षेत्र पर अधिकार रहा, परंतु दक्षिणी बिहार में तुर्क का उतना ही प्रभाव नहीं था। अब देखते हैं खिलजी के एक समय में बिहार का क्या था। 1270 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और खिलजी वंश की स्थापना तब बंगाल में बुगरा खां, ये कौन थे, बुगरा खां, ये जो थे बलबन के बेटे थे, बलबन का बेटा था यह बुगरा खां, की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन बेकाउस शासक बना हुआ। इसके उत्तर और दक्षिण बिहार के भागों पर बंगला का नियंत्रण था। 1200 क्या लिखा हुआ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और इतना में शेख मोहम्मद इस्माइल को बिहार के दरभंगा में भेजा। वह राजा चक्र सिंह द्वारा पराजित हो गया, परंतु इस्माइल के दूसरे आक्रमण में राजा को पराजित कर बंदी बना लिया गया और तथा दोनों ने परस्पर समझौता कर लिया और उसने अलाउद्दीन के साथ मधुर संबंध होने के कारण रणथंभौर अभियान में भाग लिया। ये बहुत बोरिंग लग रहा है, ठीक है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन बकाउस की मृत्यु के बाद बिहार पर लखनऊती का नियंत्रण समाप्त हो गया और फिरोज एतगीन ने
सुल्तान शमसुद्दीन फिरोज शाह के नाम एक राजवंश बनाया और 1304 से 14 तक हातिम खां बिहार का गवर्नर बना रहा। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हातिम खां 1304 से 14 तक गवर्नर बना रहा। इस प्रकार बिहार पर खिलजी वंश का प्रभाव कम और सीमित क्षेत्र पर रहा। तो इवाज को गिरफ्तार कर हत्या कर दिया गया था और अवध, बिहार और लखनौती को मिलाकर एक कर दिया गया। क्या है, 1227 तक उसने शासन किया और 1228 में उसकी मृत्यु के बाद दौलत शाह खिलजी ने पुनः विद्रोह कर दिया, परंतु इल्तुतमिश ने पुनः लखनौती जाकर वल्क खिलजी को पराजित कर दिया तथा बिहार और बंगाल को पुनः अलग अलग कर दिया। उसने अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर एवं सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन जानी, वहाँ पे मलिक जानी था, यहाँ पे अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर एवं सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। बाद में तुगत खां बिहार का राज्यपाल बना और उसके उत्तराधिकारी में क्रमशः रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया मुइजुद्दीन, ब्रह्मंडाय शाह एवं अलाउद्दीन मसूद शाह आदि शासक ने लखनौती एवं बिहार के तथा दिल्ली के प्रति नाममात्र का संबंध बनाए रखे थे। अब देखते हैं बलबन। जब दिल्ली का सुल्तान बलबन बना तो बिहार को पुनः बंगाल से अलग कर दिया गया और दिल्ली के अधीन कर दिया गया। जिसकी स्पष्टता हमें वनराज राजा की गया प्रशस्ति से मिलती है। लखनौती शासक जो स्वतंत्र हो गए थे उन्होंने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो 3 विद्रोह हुए। 3 विद्रोह को दबाने के लिए अभियान भेजे गए, असफल रहे। अंत में स्वयं बलबन विद्रोह के खिलाफ अभियान चलाकर विद्रोही को मार डाला और उन्हें तुगरिक खां को मारकर अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को राजकीय सम्मान दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया था, वहाँ पे बलबन पहले आना चाहिए था, तो इसे नेक्स्ट देखते हैं। चेरो राजवंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्य का उदय हुआ, जिसमें चेरो राज्य जो प्रमुख था, जनजातीय राज्य था ये। चेरो ने वाराणसी, शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी एवं लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। शाहबाद जिले में 4 राज्य थे। धुधलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था। दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय तिरवन था और सरदार सीताराम था। तीसरे राज्य का मुख्यालय देव मार्कंडेय था, जिसका सरदार प्रफुल्ल चंद्र था। फूलचंद को ही जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। फूलचंद को 1587 से 1607 के बीच भोजपुर के चेरो का प्रमुख कुकुमचंद झरप था, तो जिसने उज्जैन को भोजपुर के एक बड़े भाग में से उज्जैनों को भगा दिया। उज्जैनों एवं चेरो के बीच 1611 में लड़ाई हुई। उस समय नारायण मल उज्जैनों का राजा था। प्रताप राय के शासन काल में मुगल द्वारा 1600 ईस्वी में जीत मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। पलामू के चेरों का सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। अब देखते हैं नोहानी वंश। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में नोहानी वंश का उदय एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसके उदय में जो है क्या किधर गया, इसका उदय जो है सिकंदर लोदी के शासनकालीन अवस्था में हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है परिवर्तन से जुड़ा था। जब सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसका भाई जौनपुर की गवर्नर था। वरवक शाह ने विद्रोह कर बिहार में शरण ली। इसने पहले जौनपुर के पूर्व शासक हुसैन शाह सरकी को बिहार में आकर तिरहुत एवं सारत के जमींदार के साथ विद्रोही के रूप में खड़े थे। बिहार विभिन्न समस्याओं का केंद्र बना हुआ था। फलतः सिकंदर लोदी ने बंगाल तथा बिहार के लिए अभियान चलाया था। अब देखते हैं नोहानी वंश। बिहार शरीफ
स्थित लोदी के अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने इतना में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खान नोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। किसने किया था तो ये पूछा जाता है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा दरिया खान लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया गया बिहार का। 1504 में सिकंदर लोदी ने बंगाल के साथ एक संधि करके बंगाल बिहार के बीच मुंगेर की एक सीमा निश्चित की। बिहार का प्रभारी दरिया खान लोहानी में नियुक्त कर दिया। दरिया खान लोहानी एक योग्य शासक की तरह इस क्षेत्र में जमींदार एवं अन्य विद्रोही तत्व को शांत बनाए रखा। उसने जमींदार उलेमा एवं संत के प्रति दोस्ताना नीति अपनाई। ठीक है, पटना में दरियापुर, नोहानीपुर जैसे नाम भी नोहानी के प्रभाव की झलक देते हैं, परंतु 1423 ईस्वी में दरिया खान नोहानी की मृत्यु हो गई और दूसरी पानीपत प्रथम युद्ध 1426 में इब्राहिम शाह लोदी उठाकर नोहानी का पुत्र सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी ने अपना स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। ठीक है, युद्ध के बाद इसके दरबार में इब्राहिम जैसे असंतुष्ट अफगान सरदार का जमावड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी सेना की संख्या 1 लाख कर ली और बिहार से संभल तक मोहम्मद लाहौनी का कब्जा हो गया। इस परिस्थिति से चिंतित होकर इब्राहिम लोदी ने मुस्तफ़ा फसकली को सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ सेना भेजी, परंतु इस समय मुस्तफ़ा की मृत्यु हो गई। सेना की कमान देख बजाइद और फतह खां के हाथ में थी। दोनों की सेनाओं के बीच कनकपुरा में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात सुल्तान मोहम्मद ने सिकंदर पुत्र महमूद लोदी को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रयास सहायता प्रदान की, परंतु 1421 ईस्वी में घाघरा युद्ध में बाबर ने से अफगान को बुरी तरह पराजित किया। बाबर ने बिहार में मोहम्मद शाह नोहानी के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, मोहम्मद शाह नोहानी को के पुत्र जो है जलाल खां को बिहार के प्रशासक नियुक्त करते हैं। ठीक है, बाबर ने, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जलाल खां। इसके बाद है शेर खां को उनका संरक्षण नियुक्त किया गया। इस प्रकार बिहार में नोहानी का प्रभाव प्रारंभ से समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं शेर शाह सूरी। अब देखते हैं शेर शाह सूरी में है, भारत में जन्मे पठान, जन्म का नाम फरीद खां था। भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। बाबर से भी ये उम्र में बड़ा था। ठीक, जिन्होंने उन्हें पदोन्नति कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे तो शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरवंश स्थापित किया। सन 1539 में शेरशाह चौसा की लड़ाई हुई, हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, फिर 1540 में पराजित किया पुनः और भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि धारण की। संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट, एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशंसक भी साबित किया। 1540 से 45 के अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान उन्होंने एक नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की। पहला रुपया जारी किया। रुपया जारी करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश तक चटगांव तक जो है जीटी यानी ग्रांड ट्रंक रोड को बनाया। साम्राज्य के उसके पुनर्गठन ने बाद में मुगल सम्राट के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उसका असली नाम फरीद खां था और वह शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में ही एक तलवार से शेर को मार दिया था। उनका कुल नाम उसके गृह नगर सूर से लिया गया था। उनका दादा जो है इब्राहिम खां सूरी
नरनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे। उस समय के दिल्ली के शासक का प्रतिनिधित्व करते थे और उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खां की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की 4 पत्नियां थीं, जिसे 8 बच्चे प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन के दिनों में उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी। उन्हें घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी कर शेरशाह 1522 में जमाल खां की सेवा में चले गए और उनकी सौतेली माँ की ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खां की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खां नोहानी के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खां तथा उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ था। बंगाल और बिहार पर अधिकार। बहार खां के दरबार में वह जल्द ही एक सहायक नियुक्त हो गया और बहार खां के नाबालिग बेटे का शिक्षक और गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खां का समर्थन खो दिया, इसलिए 1527-28 में बाबर के शिविर में सम्मिलित हो गया और बहार खां के मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू कर दिया और बिहार की मान्यता प्राप्त शासक बन गए। 1537 में बंगाल का एक अचानक हमले में शेरशाह ने उसके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो हुमायूं के बलों के साथ सीधे टकराव से बचता रहा। ठीक है। शुरुआत में शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकास और महत्वपूर्ण काम। शेरशाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिन्होंने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए, जो इस प्रकार हैं। शेरशाह सूरी ने पहले कि ₹1 की शुरुआत की। भारत में सूर्य वंश की नींव रखने वाला शेरशाह ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपये की शुरुआत की और वहीं आज रुपया भारत में समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं भारतीय पोस्टल विभाग। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासक में एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया ताकि लोग अपने संदेश को अपने करीबियों और परिचित को भेज सकें। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ठीक है। इसके अलावा शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास के काम करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यात्रा की सुगम व्यवस्था की। आपको बता दें कि सूरी दक्षिण भारत को उत्तर राज्य से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ये गंगा के किनारे बसे नगर को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रे पार करते हुए अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गांधार तक हुआ था। यूँ तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूरी मापने के लिए जगह जगह पर पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीर के लिए सराहें बनवाई और चुंगी व्यवस्था की। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक लंबी है। सूरी द्वारा बनाया गया यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती है। वहीं इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने जगह पर कुएं, मस्जिद, विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत नई सड़क का निर्माण करवाया। अब भ्रष्टाचारियों के लिए क्या किया था इन्होंने, तो एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था जिन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिद की
देखरेख के लिए मुंशी को नियुक्त कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। इतिहासकार के मुताबिक सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूर्य ने अपने साम्राज्य का विकास करने के लिए सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था, और जिसका नाम जो है सरकार रखा था। ठीक, वही यह 47 सरकार छोटे छोटे जिले में तब्दील कर दी गई थी, जिसे परगना कहा गया है। और हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का अध्यक्ष रक्षक होता था। ठीक है, द्वितीय अफगान साम्राज्य। अभी तक शेरशाह ने अपने आप को मुगल सम्राट का प्रतिनिधि ही बताता था। उनकी चाहत अब साम्राज्य स्थापित करने की थी। शेरशाह ने बढ़ती हुई ताकत को देख आखिरकार मुगल और अफगान सेना के जून 39 में बक्सर के मैदान में भिड़ंत हुई। ठीक है, जिसमें इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, और भिड़ंत हुई, मुगल सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा, और इस जीत ने शेरशाह को साम्राज्य में पूर्व में असम की पहाड़ी से लेकर पश्चिम में कनौज तक बढ़ा दिया। अब अपने साम्राज्य को वैध बनाने के लिए इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाने का आदेश दिया। यह मुगल सम्राट हुमायूं की खुली चुनौती थी। ठीक है, अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्र पर कब्जा के वापस पाने के लिए शेरशाह सूरी सेना पर फिर हमला किया। इस बार कन्नौज पर हतोत्साही हुआ और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना 17 मई 1540 को शेरशाह की सेना हार गई, और इस हार के बाद हिसार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत पर सूर साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारत में दूसरा पठान साम्राज्य लोधी साम्राज्य के बाद है। ठीक है, सरकार और प्रशासन। 1540-45 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा जारी सबसे पहला रुपया सिक्के में देवनागरी और फारसी लिखा था। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग प्रशासक भी थे। उनके द्वारा जो नागरिक और प्रशासनिक संरचना बनाई गई, वे आगे जाकर मुगल सम्राट और अकबर ने इस्तेमाल किए और विकसित की। शेरशाह की कुछ मुख्यतः उपलब्धियां अथवा सुधार इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो 3 धातुओं का सिक्का प्रणाली जो मुगल की पहचान बनी, वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ था, जो आज के रुपये का अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स एवं राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, उस समय सड़क आजम कहा जाता था। तीसरा हो गया डाक प्रणाली का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं निधन। सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। ठीक है, 22 मई 1545 में चंदेल राजपूत के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने कलिंजर किले की घेरेबंदी की थी, जहां उनका उक्का नामक जो अग्नस्त्र यानी कि बम जो है वहाँ पर लौट गया और फटने से उसकी मौत हो गई थी। समाधि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उसका गृह नगर सासाराम स्थित उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का जो है मिश्रित है, जो कि बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि सुन्नी मुस्लिम थे। अब देखते हैं 1522 में शेरशाह ने बहार खां के यहाँ काम करना शुरू किया। 2728 में बाबर की सेना में काम किया। 39 में शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया। 40 में पुनः पराजित किया कन्नौज में, और 45 में शेरशाह सूरी का निधन होता है और सूर सम्राट का कालानुक्रम ये देख लेते हैं। अब देखते हैं पाल वंश। यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था, जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भाग में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। आदित्य सेन माधव गुप्त की मृत्यु 650 ईस्वी के बाद इसका पुत्र आदित्य सेन मगध की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। आदित्य सेन ने इतना ईस्वी तक शासन किया था। अब देखते हैं मौखरी वंश।
मौखरी वंश का शासन उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद स्थापित हुआ। गया जिले के निवासी मौखरी लोग जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय उत्तर गुप्त पुष के लोगों की तरह समांत थे। मौखरी के लोग उत्तर प्रदेश और कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के शासक को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ युद्ध हुआ, जिसमें ईशान वर्मा ने मौखरी वंश से मगध को छीन लिया। बिहार का मुगल साम्राज्य, अब देख लेते हैं यहाँ पे 1580 में के लगभग मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा प्रांत बना लिया तथा खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। मुनीम खां, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सुनीम खां लिखा है, तो मुनीम खां को नियुक्त किया था। राजा मान सिंह 1587 से 94 तक के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। मान सिंह ने की दौर खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदार को पराजित किया और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, जिसमें बिहार भी एक सूबा था। तो नेक्स्ट है जहांगीर ने मुगल शासन में आने के बाद लाल बेग उर्फ लाल बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जहांगीर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहांगीर ने किसे नियुक्त किया था? लाल बेग उर्फ लाल बहादुर को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इब्राहिम खां द्वारा पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? इब्राहिम खां द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर पटना के रोहतास इत्यादि क्षेत्र में शहजादा परवेज ने अधिकार कर लिया था और बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, शाहजहां के द्वारा बैरम बेग, ठीक है। दाऊद खान के समय गया जिले में दाऊद नगर की स्थापना हुई थी, बसाया गया तथा पटना में दारुल अदल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है दाऊद खां के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बनता है। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया, जो पटना को सबसे बड़े शहर में से एक माना और यहाँ सोरा व्यापार के लिए डच कंपनी उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने 1702 में अपने प्रिय पुत्र शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया तथा इसका नाम जो है अजीमाबाद कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सन 1702 से 12 तक मुगल बादशाह बना। बादशाह ने शाहजहां अजीमुस्सान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फारूक सियर को बंगाल का नायब पद प्रदान किया। फारूक सियर ने 1711 में बिहार आया और इसका जो अभिषेक जो है बिहार पटना में ही हुआ था। फारूक सियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की